सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं और नए चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस बी.आर. गवई 14 मई को अपने ओहदे का हलफ लेंगे और वो 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे। उसके एक दिन बाद यानी 15 मई को उन्हीं की अदालत में वक्फ संशोधन कानून का मुकदमा पेश किया जाएगा, जिस पर वो सुनवाई करेंगे और इसी साल 23 नवंबर 2025 को सीजीआई के पद से वो रिटायर होंगे, यानी करीब 7.25 महीने के लिए ही वो सीजीआई के पद पर रहेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट की तारीख में दूसरे दलित चीफ जस्टिस होंगे। इससे पहले के.जी. बालकृष्णा थे, जो सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहले दलित चीफ जस्टिस थे और वो साल 2007 से 2010 तक यानी 3 सालों तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर रहे और 12 मई 2010 को वो रिटायर हुए थे। और अब जस्टिस बी.आर. गवई दूसरे दलित चीफ जस्टिस होंगे, जो केवल 7.25 महीने के आसपास ही होंगे। तो जस्टिस बी.आर. गवई अपना ओहदा संभालते ही सबसे पहले वो वक्फ कानून जैसे बड़े मुद्दे की सुनवाई करेंगे। इससे पहले जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई में 3 जजों की बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी और जिस तरीके से उन्होंने इस कानून को लेकर अपना रुख इख्तियार कर रखा था, उसके बाद बीजेपी और राइट विंग से जुड़े ग्रुप को सख्त रुसवाई का सामना था। यहाँ तक कि बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने जस्टिस संजीव खन्ना का नाम लेकर कह दिया था कि इस देश में पेश आने वाले सभी अंदरूनी झगड़ों के लिए सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना ही जिम्मेदार हैं। देश में मजहबी जंग को भड़काने के लिए सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। उन्होंने ये भी कह दिया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाना है तो पार्लियामेंट को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट को है। ये रिमार्क्स वक्फ संशोधन एक्ट 2025 के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट की समाअत के तनाजुर में दिए गए थे, जब अदालत ने खासकर जस्टिस संजीव खन्ना ने वक्फ कानून के बाज़ विवादित पॉइंट्स पर सवालात खड़े कर दिए थे और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उनके जवाबात नहीं दे पाए थे। उसके बाद निशिकांत दुबे ने यह भी कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी हुदूद से तजावुज कर रहा है और राष्ट्रपति को ऑर्डर दे रहा है, जो खुद जजों की तैनाती करते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा हो गया था। हालांकि बाद में निशिकांत दुबे के बयान पर बीजेपी ने किनाराकशी इख्तियार कर ली थी और बताया था कि ये उनके निजी बयानात हैं, उनके बयानों से पार्टी सहमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके रिमार्क्स को इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और अदलिया की साख को मजरूह करने की कोशिश करार दिया था, लेकिन कोई भी कानूनी कार्रवाई करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया था। वहीं इसके अलावा इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ खुले तौर पर अदलिया को निशाना बना चुके थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को इस बात से दिक्कत थी कि जे.बी. पारदीवाला की 2 रुकनी बेंच ने देश के सभी गवर्नरों, यहां तक कि राष्ट्रपति को भी आदेश जारी कर दिया था कि वो अपने पास किसी भी ऐसे बिल को जो स्टेट की असेंबलियों ने पास कर रखा है, तो उसको एक तयशुदा मुद्दत के आगे तक गवर्नर रोक नहीं सकते हैं। उन्हें एक टाइम फ्रेम में या तो मंजूर करना होगा या फिर उसको लौटा देना होगा। बस इसी बात से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सख्त नाराज हो गए थे, क्योंकि इस फैसले ने देश भर में गवर्नरों की मनमानी पर रोक लगा दी थी। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें नहीं हैं, वहां वहां गवर्नर मनमानी कर रहे हैं और असेंबली के जरिए पास किए गए कवानीन को मंजूरी देने के बजाय लटकाए रखते थे और इससे गैर बीजेपी वाली रियासतों को परेशान किया जाता था। जे.बी. पारदीवाला ने अपने फैसले में तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि को गैर संवैधानिक काम को अंजाम देने वाला बताया था और ये फैसला ऐसे गवर्नरों को भी एक्सपोज करता है जो माजी में इस तरह का काम कर चुके थे। उनमें खुद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का नाम भी लिया जाता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बनने से पहले वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे और आरोप है कि उन्होंने भी उस दौरान ममता बनर्जी को खूब सताया था। तो जब इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया तो सबसे ज़्यादा दिक्कत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को ही हुई थी। उसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से जारी मीडिया एडवाइजरी के बावजूद 8 मई की रात जब दंगाई चैनलों ने आवाम की नींद को उड़ाकर रख दिया था, उस दिन दोपहर में सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को उनकी हैसियत याद दिला दी थी। अदालतों में जजों के जरिए ज़बानी यानी ओरल ऑब्जर्वेशन की भी अहमियत होती है, लेकिन फैसले में जो कुछ भी लिखा जाता है वो न सिर्फ इतिहास का हिस्सा बन जाता है, बल्कि आइंदा के लिए एक नज़ीर भी बन जाता है। जस्टिस संजीव खन्ना ने फैसले में लिखवा दिया था कि संविधान सबसे ऊपर है और अदलिया किसी भी कानून की संवैधानिक हैसियत का जायजा लेने के लिए बाइख्तियार है। तो जस्टिस संजीव खन्ना के कहे गए जुमले अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हिस्सा बन चुके हैं। अब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या उनसे नीचे या ऊपर का कोई भी ओहदेदार ये बात दोबारा कह ही नहीं पाएगा कि अदलिया सुपर पार्लियामेंट बनने की कोशिश कर रही है या ये कि पार्लियामेंट से ऊपर कोई नहीं है। अगर ऐसा कोई कहेगा तो वो न सिर्फ आइन के खिलाफ होगा, बल्कि तौहीन अदालत के मुतरादिफ भी माना जाएगा।
तारीख इस गिरा कद्र फैसले के लिए भी जस्टिस संजीव खन्ना को याद रखेगी। ये महज चंद जुमले नहीं हैं, बल्कि ये जुमले उन तमाम मौजूदा और मुमकिना शरपसंदों के सैलाब पर नए सिरे से लगाए जाने वाला एक मजबूत बांध है, जो इस देश के जमहूरी और सेकुलर आइन को रौंद कर ख़त्म कर देना चाहती है। ये जुमले वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ मुकदमा लड़ने वालों के लिए भी बहुत मददगार साबित होंगे। अदालत ने निशिकांत दुबे के बयानात की सख्त मजम्मत की और उन्हें पब्लिसिटी हासिल करने की एक मजमूम कोशिश करार दिया। अदालत ने कहा कि निशिकांत दुबे का ये बयान बताता है कि वो अदलिया की कामकाज करने के तरीकों से नावाकिफ हैं। अदालत ने फैसले में लिखवाया कि लोकतंत्र में और ख़ास तौर पर संवैधानिक लोकतंत्र में स्टेट की हर बॉडी, चाहे वो लेजिस्लेटिव यानी विधायिका हो या एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका हो या जुडिशरी यानी न्यायपालिका हो, ये सभी के सभी संविधान के फ्रेमवर्क के अंदर काम करती हैं। ये संविधान ही है जो हम सबसे बुलंद है। ये संविधान ही है जो तीनों इदारों के इख्तियारात और हुदूद को तय करता है। इसलिए जब आईनी अदालतें अपनी अदालती नज़र-ए-सानी के इख्तियार का इस्तेमाल करती हैं, तो वो आइन के दायरे में रहकर ही करती हैं। अदालत ने मजीद कहा कि अदलिया को ये इख्तियार वाज़ेह तौर पर आइन की दफ़ा 32 और 226 के ज़रिए दिया गया है। फैसले में मजीद कहा गया कि अदलिया में फैसले कानूनी उसूलों की बुनियाद पर किए जाते हैं, न कि सियासी और मजहबी तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर। और जब लोग अपने आइनी हक़ के तहत इंसाफ की उम्मीद और ख्वाहिश के मुताबिक अदलिया से रुजू करते हैं, तो अदालत उन पर गौर करके अपनी आइनी जिम्मेदारी और फ़र्ज़ की तकमील करती है। हालांकि इतना सब कुछ कहने के बावजूद अदालत ने उदारवादी रवैया अपनाते हुए निशिकांत दुबे के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। अलबत्ता इतना ज़रूर कहा कि एक तरफ जहां हमारे कांधे बहुत मजबूत हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के बेतुके बयानों से लोगों का भरोसा अदालतों से नहीं उठ सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अप्रैल 2023 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के एम जोसेफ की क़यादत वाली बेंच ने सख्त उसूल तय करते हुए पुलिस और प्रशासन को आदेश दे दिया था कि नफरत फैलाने वालों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाए। इसके लिए किसी शिकायत का इंतजार न किया जाए। तो यहाँ पर इतनी सारी बातें बताने का मेरा मकसद यही था कि जस्टिस संजीव खन्ना के इस मुख्तसर कार्यकाल में कई सारे ऐतिहासिक फैसले किए गए हैं जिनके दूरगामी परिणाम होंगे। और अब जबकि नए चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस BR गवई हलफ लेने वाले हैं, तो उम्मीद है कि हालात में कुछ बेहतरी आएगी। वक्त तरमीमी कानून के ताल्लुक से भी उनके अदालत से मुकम्मल इंसाफ की उम्मीद है। उनका कार्यकाल महज 7.25 महीने के आसपास होगा और उनके बाद आने वाले 4 चीफ जस्टिस भी जस्टिस नागरत्ना को छोड़कर अगर बात करें तो कमोबेश इतनी ही मुद्दत के लिए होंगे। लेकिन मई 2028 में जब जस्टिस JB पारदीवाला चीफ जस्टिस का ओहदा संभालेंगे, तो फिर जो वो 2 साल 3 माह का मुद्दत होगा वो बहुत ज़्यादा अहम होगा। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इन्हीं के गवर्नरों से मुताल्लिक दिए गए फैसले से नाराज़ हैं। वो सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पारसी समुदाय से आने वाले पहले चीफ जस्टिस होंगे। JB पारदीवाला की खास बात यह है कि उनके फैसले इंतहाई जामे, सख्त, साफ सुथरे और अगर मगर से खाली होते हैं। JB पारदीवाला के फैसले की एक झलक अगर देखें तो आपको बता दें कि जब वो गुजरात हाई कोर्ट में जज थे, तो जस्टिस विक्रम नाथ की 2 रुकनी बेंच में उन्होंने ही उन सैकड़ों परेशान लोगों को राहत दी थी जिन पर गुजरात की सरकार ने इंतहाई सख्त कानून पासा लगा दिया था। और इसके अलावा एक बार अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने फैसला किया था कि एक पार्क जिसका रास्ता मुसलमानों की बस्ती की तरफ खुलता था, उसको बंद कर दिया जाए। इस बात से नाराज होकर जस्टिस पारदीवाला ने अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के भेदभाव वाले फैसले पर रोक लगा दी थी। तो ये JB पारदीवाला की थोड़ी बात है। हालांकि ये तो बाद में आएंगे, 2028 के बाद में आएंगे और 2030 तक रहेंगे। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि 2025 से 2030 तक का ये जो पूरा कार्यकाल होगा, जितने भी चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो काफ़ी हद तक बहुत ही सेकुलर माइंडेड या यूँ कह लीजिए कि संविधान के प्रति बहुत ही निष्ठावान होंगे, जिम्मेदार होंगे। तो खैर ये तो बाद की बात होगी। लेकिन फिलहाल जस्टिस BR गवई को खुशामदीद कहते हैं, जिनकी अदालत ने पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पर यूपी में योगी आदित्यनाथ के बुलडोज़र की नाइंसाफ़ी पर रोक लगा रखी है। तो अब आखिर में जस्टिस BR गवई की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, जान लीजिए, ताकि आपको अंदाज़ा लगाना आसान हो कि जस्टिस BR गवई किस तरह का रुख अपनाने वाले हैं। तो जस्टिस BR गवई का पूरा नाम है जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई, लेकिन शॉर्ट में उन्हें BR गवई कह देते हैं। उनकी पैदाइश 24 नवंबर 1960 को अमरावती, महाराष्ट्र में एक बेहद सम्मानित और पढ़े लिखे परिवार में हुई थी। जस्टिस गवई के पिता का नाम RS गवई यानी रामकृष्ण सूर्यभान गवई था और माता का नाम कमला था। उनके पिता RS गवई, जो दादा साहब गवई के नाम से भी मशहूर थे, वो एक मुमताज़ सोशल एक्टिविस्ट, सियासतदान, रुकन पार्लियामेंट और बिहार, सिक्किम और केरला के गवर्नर भी रह चुके थे। वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई धड़ा के रहनुमा और डॉक्टर BR अम्बेडकर की विचारधारा रखने वाले थे। जस्टिस BR गवई के भाई राजेंद्र गवई भी एक सियासतदान हैं और अमरावती, महाराष्ट्र से पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं।
उनकी एक बहन भी है जिनका नाम कृति है। गवई परिवार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से काफ़ी मुतासिर है और बौद्ध मत को फॉलो करता है। जस्टिस बी आर गवई के पिता ने 1956 में ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उनका परिवार आज तक उसी बौद्ध धर्म को फॉलो करता है। जस्टिस बी आर गवई वैसे तो अमरावती महाराष्ट्र में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी से बीए और एलएलबी की डिग्री हासिल की थी। जस्टिस गवई ने 16 मार्च 1985 को बतौर वकील अपने करियर का आगाज किया था। उन्होंने इब्तदाई ज़माने ही से साबिक एडवोकेट जनरल और साबिक हाईकोर्ट जज रहते हुए खुद को बहुत ही डिसिप्लिन अंदाज में ढाले रखा। वो अदालत में वक्त की पाबंदी और हमेशा पेशावराना रवैये पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। उन्होंने अदालती नज़्म-ओ-ज़ब्त के हवाले से कई बार हाईकोर्ट के जजों को नामुनासिब तबसरों से गुरेज करने की हिदायत भी की है। वो सोशल मीडिया पर अदलिया के खिलाफ ज़ाती हमलों के सख्त मुखालिफ हैं और इसे अदालत की इज्जत के खिलाफ समझते हैं। यानी कि इतना तो तय है कि उनके चीफ जस्टिस रहते हुए कोई भी व्यक्ति अदालत के खिलाफ मीडियाबाजी नहीं कर पाएगा। जस्टिस गवई समाजी मसाइल पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। उन्होंने मार्च 2025 में मणिपुर का दौरा किया था, जहां उन्होंने नस्ली तनाज़ात के मुतासरीन से मुलाकात की थी और नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के तहत इमदादी कैंपों में भी उन्होंने हिस्सा लिया था। वो अम्बेडकर के नज़रिया से मुतासिर होकर संविधान की वैल्यूज़ और निजी स्वतंत्रता की हिफाजत के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने अपने पिता और भाई के पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से एक बार राहुल गांधी के एक मुकदमे से खुद को अलग कर लिया था, जो उनकी निष्पक्षता और ट्रांसपेरेंसी को दर्शाता है। दरअसल वो अपने बैलेंस और मुंसिफाना फैसला साजी के लिए काफ़ी मशहूर हैं और उनके फैसले भारत के संविधान, कानून, नागरिकों की आज़ादी और सोशल जस्टिस से मुताल्लिक गहरी समझ को दर्शाते हैं। जस्टिस गवई की ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह है। जैसा कि उनके साथी बताते हैं कि जस्टिस बी आर गवई अपनी सादगी, नज़्म-ओ-ज़ब्त यानी डिसिप्लिन और समाजी इंसाफ के लिए वाबस्तगी की वजह से काबिल एहतराम है। तो कुछ इस तरह जस्टिस बी आर गवई का बैकग्राउंड है और अब वो नए चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। तो उम्मीद है कि वो अपने फैसलों से इंसाफ की बालादस्ती को कायम रखेंगे और रूल ऑफ लॉ को बरकरार रखने में कामयाब होंगे। बाकी आपको नए चीफ जस्टिस के बारे में क्या कुछ कहना है? अलविदा होने वाले चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को कैसे याद किया जाएगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और नए वाले चीफ जस्टिस का स्वागत कीजिए, वेलकम कीजिए। और इसके अलावा अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत और रिसर्च के बाद हम आप तक खबरें पहुँचाते हैं, इस तरह की वीडियोज़ बनाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर हर तरह के कॉम्प्रहेंसिव स्टोरीज़, कई तरह के और न्यूज़ और इसके अलावा इंटरेस्टिंग व्लॉग के कंटेंट्स भी बनाकर देते रहते हैं।